दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसकी शादी हो गई है या फिर जिसकी शादी होने वाली है। घर के हर एक व्यक्ति को यह वीडियो देखनी चाहिए, चाहे वह माँ हो या बेटी, पिता हो या बेटा, सास हो या बहू। हर उस इंसान को यह वीडियो देखनी चाहिए जो अपने घर में सुख शांति चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को यह बात बताई कि यह वीडियो मैं सिर्फ दुआ के मकसद से ही बना रहा हूं, ना कि पैसों के लिए। जो तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वही सारे तरीके मैंने अपने जीवन में अपनाए और मुझे इससे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। या मैं ये कहूं कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सच में ये बहुत ही लाभकारी तरीके हैं। जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया और अपने जीवन में यह तरीके अपना लिए, उसका जीवन और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, बल्कि मैं आपसे एक बात अवश्य कहूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से किसी का घर तबाह होने से बच सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इससे हमारे साथ साथ आपको भी दुआ जरूर मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से वे 6 तरीके जिससे हमारा जीवन और हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को जानने से पहले प्लीज हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक बार की बात है, अशोक रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ा था। उसे यह बिल्कुल अंदाज नहीं था कि वह कहां जाएगा, कहां रहेगा। लेकिन एक बात उसने अपने मन में पूरी तरह से ठान ली थी कि वह अब वापस लौटकर अपने घर नहीं आएगा। वैसे तो अशोक का पूरा भरा पूरा परिवार था। उसकी पत्नी थी, उसकी मां थी, उसके पिता थे, उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी छोटी ही उम्र के थे। अशोक की पत्नी दिन में खाली होते ही अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। लेकिन पड़ोस की महिलाओं को यह बात गवारा नहीं थी कि उनका परिवार खुशी से अपना जीवन जी रहा है। इसीलिए बातों ही बातों में बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने अशोक की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की सास पता नहीं कैसी होती हैं, सब काम अपनी बहू से ही करवाना चाहती हैं, कोई खुद काम करने को राजी ही नहीं होती। अरे बहू भी तो एक इंसान ही होती है, वह घर की नौकरानी थोड़ी ना होती है। दोनों मिल बांट कर काम करें तो दोनों को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, उनको तो अपना शासन चलाना है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि मैंने तो अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि अगर साथ में काम करोगी तभी मैं काम करूंगी। यह सुनकर पहले वाली औरत कहती है कि देखो, अगर अपना पति अपने मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम क्या बोलोगी अपनी सास को। ऐसे ही बातें धीरे धीरे अशोक की पत्नी के दिमाग में घर कर गईं। अब जब भी अशोक काम करके वापस अपने घर लौटता, उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास की शिकायत अपने पति से करने लगी थी और इसी तरह घर में अशांति बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब अशोक को अपना घर छोड़ना पड़ गया। आज की रात अशोक की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपना घर पीछे छोड़कर आ चुका था। साथ ही वह पीछे छोड़ चुका था अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। दूसरी तरफ अशोक की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन कोई क्या कर सकता है जब चिड़िया चुग गई पूरा खेत। अब उसके पास पछतावे के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अशोक के परिवार को यह डर भी सताने लगा था कि कहीं अशोक आत्महत्या न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो वे लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते में चलते चलते अशोक को दूर खेतों में एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। अशोक उस कुटिया की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर कट लेता हूं, कल सुबह सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब वह उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक सन्यासी ध्यान कर रहा था। अशोक कुटिया के बाहर ही बैठकर उस सन्यासी को ध्यान करते हुए देख रहा था। उसके मन में विचार आ रहे थे कि एक सन्यासी का जीवन कितना अच्छा होता है। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति, ध्यान और यही उनका संसार होता है। कुछ देर बाद जब सन्यासी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर अशोक को बैठा हुआ देखा। अशोक को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा कि बच्चा, बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ सकते हो।
इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगीं, तो अशोक ने अपनी पूरी स्थिति उस सन्यासी को बताई। अशोक ने यह भी बताया कि अब मैं खुद सन्यासी होना चाहता हूं, इसीलिए अगर आप मुझे दिशा दे सकते हैं तो मैं आपके पास रहकर ही ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूं। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, बच्चा, अभी तो तुम गुस्से में हो और गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता, इसलिए पहले तुम अपने मन को शांत होने दो। उसके बाद भी अगर तुम्हारी यही इच्छा रही तो मैं तुम्हें दीक्षित कर दूंगा। फिर उस रात अशोक इस कुटिया में ही सो गया। कुछ दिनों तक सन्यासी के साथ रहने के बाद अशोक को अपने बच्चों की याद सताने लगी। कुछ दिन और बीत जाने के बाद उसे अपने माता पिता और अपनी पत्नी की भी याद आने लगी। जब भी वह सन्यासी के साथ ध्यान करने बैठता, उसके मन में अपने बच्चों की खिलखिलाहट और अपनी पत्नी के हाथ का खाना याद आने लगता था। तभी एक दिन अशोक ने सन्यासी से कहा, हे गुरुदेव, मैं बड़ा ही संकट में फंसा हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार को त्याग चुका हूं और दूसरी तरफ मुझे उनकी याद सताती है, लेकिन घर में जाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर ही तो मैंने अपना घर त्यागा था। अगर घर में सुख शांति रहे तो यह ध्यान का अभ्यास मैं अपने घर पर रहकर भी कर सकता हूं, लेकिन घर में सुख शांति किस प्रकार स्थापित होगी, इसका कोई भी तरीका मुझे नहीं पता है। अगर आप मुझे कोई सलाह दे सकें तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। इस पर सन्यासी ने अशोक को समझाते हुए कहा, बच्चा, अगर तुम कुछ नियमों का पालन करते हो और कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हो तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथों में ही होगी। जान अनजाने में हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। बच्चा, सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम यह है कि अपना खून अपना ही खून होता है। चाहे तुम्हारी किसी से भी कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार वालों की बातों से ज्यादा महत्व दूसरों को कभी मत देना। जब परिवार के सदस्यों को यह एहसास होता है कि यह आदमी हमसे ज्यादा दूसरों को महत्व देता है, तो आप अपनी इज्जत खुद ही अपने परिवार के सामने कम करवा लेते हो। इसी से परिवार में फूट पड़ जाती है। आगे से वे भी आपकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे और यहीं से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी दूरी बढ़ने लगती है, जिसका फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। दूसरा नियम यह है कि जब भी परिवार के सदस्यों में कोई आपसी मतभेद हो जाए तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करो। अगर कोई बात बुरी लगी हो और कोई सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वह बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खा जाती है। इसलिए कैसी भी बात हो, उसे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुलझाओ, अपने मन में दबाकर मत रखो। अक्सर जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो वह उसे छुपाने का प्रयास करता है, लेकिन गलती को दबाकर रखना सही नहीं है। अगर आप अपनी गलती को दबाकर रखते हैं तो बार बार गलती करते जाएंगे और वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। और हां, परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के लोगों की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर खुद ही समस्या का समाधान करने का प्रयास करो। तीसरा नियम यह है कि घर में सबसे ज्यादा अशांति बहू और सास के मतभेदों के कारण होती है। अगर सास अपनी बहू को बेटी के समान देखे और बहू अपनी सास को मां के समान देखे तो ये मतभेद बहुत हद तक कम हो सकते हैं। सन्यासी ने कहा, अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो अपनी मां की नजर में बुरे बन जाओगे, और अगर अपनी मां का पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की नजर में बुरे हो जाओगे। इसलिए घर के मतभेदों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्याएं परिवार में चल रही हैं, उन पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और परिवार के मुखिया की बातों को सभी को मानना चाहिए। जिस तरह एक देश को अच्छे से चलाने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, उसी तरह एक परिवार को भी अच्छे मुखिया की जरूरत होती है। अगर देश गलत नेता के हाथों में चला जाए तो देश बर्बाद हो जाता है, और इसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखिया के हाथों में चला जाए तो परिवार भी अशांत हो जाता है। इसलिए मुखिया ऐसा चुनो जो अपने पैरों पर खड़ा हो और सिर्फ अपने ही नहीं, पूरे परिवार की भलाई के बारे में सोचे।
आज से 50 साल पहले के समय में सभी भाई बहन एक मुखिया की बात मानते थे और एक दूसरे की इज्जत करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमें एक मुखिया चुनना चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए। चौथा नियम यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी बाहरी व्यक्ति को मत बताना। जो भी बातें परिवार के बीच हो रही हैं, उनकी चर्चा पड़ोसियों के साथ कभी मत करना। इससे लोग आपके घर की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। परिवार के सदस्यों का विश्वास एक दूसरे पर से उठ सकता है और समाज में आपकी बदनामी हो सकती है। परिवार में हर किसी को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई गलती हो भी जाए तो परिवार का कर्तव्य है कि वह अपने सदस्यों का साथ दे और उन्हें सही राह दिखाए। अगर एक आदमी काम करता है और दूसरा बैठकर खाता है तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। गाड़ी तभी सही तरीके से चल सकती है जब उसके सभी पहिए बराबर काम कर रहे हों, वरना गाड़ी पलट जाएगी। इसी तरह जब परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम और इज्जत बढ़ती है और वे एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन जब एक सदस्य पर ही सारा काम डाल दिया जाता है तो वह अपने आप को घर का नौकर समझने लगता है और सभी की इज्जत उसकी नजरों में कम होने लगती है। यही बात सास और बहू पर भी लागू होती है। बहू के आते ही सास यह सोचने लगती है कि अब मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भले ही आप अपनी बहू जितना काम न करें, लेकिन उसके काम में कुछ तो हाथ बंटा सकते हैं। अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ काम कर रही होती। और यही बात बहू पर भी लागू होती है कि वह सास की बात माने और उन्हें अपनी मां की तरह समझकर प्यार से काम करें। फिर सन्यासी ने अशोक को समझाते हुए कहा, अपने घर वापस लौट जाओ और वहां जाकर इन नियमों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से समझो, ताकि तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो सके। जितना तुम अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ही दुखी होते चले जाओगे। परिवार के साथ रहकर उन समस्याओं को सुलझाना ही असली जीवन होता है। घर से भाग जाना और दुखी होकर सन्यासी बन जाना सन्यास जीवन नहीं होता है। इसी के साथ सन्यासी ने अशोक को उसके घर वापस भेज दिया।